हरिद्वार के भीमगोड़ा जयराम आश्रम पहुंचे सीएम धामी। देवेंद्र स्वरूप महाराज को दी श्रद्धांजलि। कहा, देवेंद्र स्वरूप ने शिक्षा की उन्नति के लिए कई प्रदेशों में खोली शाखाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। केंद्रीय नेताओं से राज्य के मंत्रियों की मुलाकात को बताया आम बात। कहा, इस तरह की मुलाकातें स्वाभाविक। नेपाल और भारत के बीच व्यापार बढ़ोतरी को लेकर चंपावत तहसील में बैठक में दोनों देशों के अधिकारी रहे मौजूद। आयात निर्यात को लेकर की गई चर्चा। लालकुआं में सगाई के दौरान बड़ा हादसा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 8 बच्चे झुलसे। सभी को कराया गया हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के भीमगोड़ा जयराम आश्रम पहुंचे। यहां वे ब्रह्मनील श्री देवेंद्र स्वरूप महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पूज्य संत ब्रह्मलीन श्री देवेंद्र स्वरूप ने इस आश्रम की नींव रखी और शिक्षा की उन्नति के लिए देश के कई प्रदेशों में अनेक शाखाओं को खोलने का काम किया गया। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 46 से भी ज्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थान खड़े किए हैं। श्रद्धांजलि दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में हब के रूप में आगे ले जाना है। देवेंद्र स्वरूप पूज्य संत और आश्रम के पूरे जिन्होंने इसकी नींव रखी और शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रदेशों में देश के अंदर अनेक शाखाओं को उन्होंने खोलने का काम किया। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जहाँ 46 से भी ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थान उन्होंने खड़े किए, धार्मिक संस्थाएँ खड़ी करी और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम यहाँ हो रहे। आज उनके इस श्रद्धांजलि दिवस पर हम लोगों ने यही संकल्प लिया कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक हब के रूप में आगे जाने जाएं। हमारा काम है, उसके लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि प्रदेश में पेपर लीक मामले पर सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जाम को लेकर कहा कि अगर सरकार जांच करवाती है और मैं किसी जांच में दोषी पाया जाता हूं तो सरकार मुझ पर कार्रवाई कर सकती है। साथ ही पार्टी मुझ पर जो भी कार्रवाई करेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। साथ ही मैं हर जांच में पूरा सहयोग करूंगा। नियम कानून है, किसी भी नियम कानून को दरकिनार करके किसी की नियुक्ति की गई है। अगर दुनिया की कोई से बड़ी से बड़ी जांच हो, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर मैं हर जांच में मैं साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। जो मदद चाहिए, अगर जो किस पे लगता है कि मेरे पे आरोप है, मुझे सीबीआई को या किससे बड़ी कोई जांच संस्था हो, कोई आपकी संस्तुति चाहिए, तो मैं बिल्कुल 24 घंटा तैयार हूँ। जिसको जो जांच कराने का है मैं सहयोगी बनने को तैयार हूँ। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले और बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने संज्ञान लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय नेताओं से मिलना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विषय को लेकर के बहुत स्पष्टता से मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार जो है कि स्वीकार नहीं होगा, और भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और वो जो एक्शन मुख्यमंत्री जी ने लिया वो सबके सामने है कि 34-35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी भी जो लोग देश से बाहर भी हैं उनको भी देश में लाने का प्रयास हो रहा है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर होता है किसी भी तरह का, तो उसको कम से कम ये सरकार और इस सरकार का मुखिया बर्दाश्त नहीं करेगा। थराली में यूके SSSC सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी है। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती मामलों में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा गया। आज का जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो प्रदर्शन था वो महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, और जो हाल ही में इतना बड़ा भर्ती का घोटाला हुआ उसके विरोध में जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और ये धरना प्रदर्शन हमारा आगे भी चलते रहेगा। समय समय पर हम जो है जनता की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को, महंगाई से त्रस्त लोग उस आवाज़ को उठाते रहेंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामला अब प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है। सरकार की किरकिरी होने के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया गया है। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी तलब नहीं किया गया है। कोई नेता या कार्यकर्ता केंद्रीय संगठन से मिलता है तो बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि जब इस तरह के मामले प्रदेश में होते हैं तो केंद्रीय नेताओं से मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बेवजह मामले को सीबीआई जांच की तरफ मोड़ रही है। हाल ही में सोनिया गांधी मामले में यही कांग्रेस सीबीआई को कोस रही थी। तलब हमारी पार्टी किसी को नहीं करती है। बातचीत सब प्रमुख लोगों से होती है। माननीय त्रिवेंद्र जी राष्ट्रपति से मिलने गए थे, प्रेम जी से भी बातचीत हुई है। ठीक है, जब कोई विषय समाज में चलता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और इसी संबंध में लोग मिले हैं। ऐसा कोई विषय दूसरों पर लेना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस सीबीआई को कांग्रेस कोस रही है, सोनिया गांधी से आज तक उसके सीबीआई के पुतले जलाए, तो बार कांग्रेस के लोगों से पूछ लो क्या इसमें सीबीआई उनको उचित लग रही है। आखिरकार एक एसआईटी जांच कर रही है, उसके परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को सुझाव देने के बजाय आप चीजों को घुमाना चाहते हैं। चंपावत में शिक्षा विभाग की लापरवाही से स्कूल के छात्रों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। बता दें कि जीआईसी मध्य गंगोल में बरसों से पानी नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भोजन माताओं को मिड डे मील का भोजन बनाने के लिए 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। स्कूल में पानी नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को शौचालय के लिए स्कूल के बाहर लोगों के शौचालय में जाना पड़ रहा है। शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष दरबान सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूल में पानी की टंकी नहीं लगाई तो क्षेत्र में शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। में मध्याह्न भोजन के लिए आप कितनी दूर से पानी भर के लाते हैं? सर 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाते हैं। अच्छा, तो यहाँ विद्यालय में नहीं है पानी की व्यवस्था? विद्यालय में पानी ही नहीं है, कितने साल हो गए। अच्छा, तब से लगातार ऐसे ही चल रहा है? हाँ, ऐसे ही चल रहा है। जब घर से भी लाते हैं, अपने घर से पार कानाकोट से नीचे। अच्छा, मतलब ये सिरतोली से लाते हैं नीचे से। अच्छा, हाँ, कानाकोट ही समझो। पानी की व्यवस्था हो जाती तो ठीक रहता। सर, मेरी सबसे मेन प्राथमिकता ये है कि हमारे मतिंगोल जो है बहुत पुराना स्कूल है, जिसमें पानी की मेन समस्या बनी हुई है, जिससे हमारे 250-300 बच्चों को काफ़ी पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और जिसके लिए मैं यहाँ स्कूल के नज़दीक मेरी कैंटीन भी है, मेरा मकान भी है यहीं पर, और मेरा शौचालय जो है इन यहाँ पर लड़कियों की संख्या कुछ ज़्यादा होने की वजह से मेरा शौचालय यूज होता है यहाँ पर। शौचालय तो है लेकिन पानी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। उधम सिंह नगर के ग्राम हरियावाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सीज कर दिया है। नायब तहसीलदार राकेश चंद्र ने बताया कि कबाड़ दुकानों की चेकिंग के दौरान एक दुकानदार के चार दीवारी के अंदर टीन शेड के बने कमरे में फैक्ट्री संचालित कर रहा था, जहां से 125 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन और 225 किलो कच्चा प्लास्टिक दाना बरामद किया गया। उसको हम पूरा सील कर रहे हैं। हमें अभी एसडीएम साहब से जानकारी मिली थी कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है प्लास्टिक बनाने की, तो हम आए हैं, इसलिए उन्होंने भेजा तो हम सीधे कैंप से सीधे यहीं आए और इसको फिर सील करके जा रहे हैं। 26 किलो तो वो है, कंप्लीट है, और 2 कुंटल करीब वो है दाना। परिवहन विभागों से संबंधित कामों के लिए अब लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बता दें कि परिवहन विभाग की 18 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आमजन घर बैठकर ही परिवहन विभाग से संबंधित कई कामों को आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा हेल्प डेस्क भी खोली गई है, जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक लोगों की हेल्प के लिए काम कर रही है। वहीं अब लाइसेंस के लिए लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नई सुविधा के चलते अब प्रदेश के किसी भी जिले में लाइसेंस बनाया जा सकता है। मैंने सबसे पहले लाइसेंस बनाने के लिए साइबर कैफे में गया। वहाँ जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट लगाए और मेरा इजीली हो गया था बस। और आज मेरा यहाँ आके एक छोटा सा टेस्ट हुआ, बाकी इजीली मेरा लाइसेंस मतलब हो गया, पास हो गया। जो है उसके थ्रू लॉगिन करके खुद ही अपना स्लॉट बुक किया और खुद ही फॉर्म फिल किया, प्रिंट आउट निकाल के फाइल लेके आए। आज पहले दिन आया, अभी टेस्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद ही पता लगेगा कि टेस्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है। सर इजी गोइंग थी, थोड़ी सी वेबसाइट में सुधार होना चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाता कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ फिल करनी है। मतलब जब आप फॉर्म कैंसिल करते हैं तो उसके बाद आपको बैक आपको फ्रंट पेज पे ले आता है वो, तो इस वजह से थोड़ा सा वेबसाइट में सुधार होना चाहिए। बाकी बहुत ईजी है। इसमें हमने सबसे पहले जहाँ भी हमारा जैसे लाइसेंस का टेस्ट होता है, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो चाहे परमानेंट लाइसेंस हो, वहाँ पर हमने आईपी बेस्ड कैमरा लगाए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा और हमारे एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जाती है। और जो भी टेस्ट लिया जाता है उसके हमारे हेडक्वार्टर लेवल तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम उसकी। और दूसरा, हमारी जो फिटनेस की जो गाड़ियाँ पहले यहाँ पर आती थी उसमें जाम लगता था बहुत, हमारी पूरी रोड जाम हो जाती थी क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो हमारे पास जो सरकारी ज़मीन उपलब्ध थी गोलापार में, तो हमारी जितनी भी फिटनेस की गाड़ियाँ हैं अब पिछले 6 महीने से वहीं फिटनेस हो रही है, जिससे जाम से भी निजात मिला है। उधम सिंह नगर अंतर्गत तराई पश्चिम वन विभाग के लक्ष्मीपुर खेड़ा में वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एक अवैध आरा मशीन पर की गई, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सागौन की लकड़ियों को जब्त किया गया, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने अवैध आर मशीन को सीज कर लिया है। चंपावत के बनबसा स्थित कस्टम ऑफिस में भारत एवं नेपाल के कस्टम अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें टेक्सटाइल, खाद्य सामग्री, सब्जी, चीनी, गुड़ और गन्ने से निर्मित विभिन्न सामग्री एवं अन्य उत्पाद में निर्यात की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विकास आयुक्त विपिन मेनन ने कहा कि इस प्रकार की बैठकों से ये निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में नेपाल राष्ट्र के साथ किन किन उत्पादों और वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। का प्लान है, तो इसमें हमारा एक एडवांटेज है कि नेपाल हमारा बॉर्डर है और यहाँ पे काफ़ी व्यापार भी होता है। तो इसमें ड्राई पोर्ट भी बनना है फ्यूचर में, और यहाँ पे 4 लेन का NH भी बनेगा, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। तो यहाँ पे जो सामान हमारा बनता है ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है, उसको और कैसे बढ़ावा मिल सके, और जो व्यापारियों के एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जा सके। तो इसमें भारत सरकार से फेडरेशन, एक्सपोर्ट फेडरेशन है, उसके मेंबर्स भी आए थे, और डेवलपमेंट कमिश्नर सर भी आए हैं नोएडा सीटेट से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि उत्तराखंड सरकार जो हमारा मतलब बिजनेस है उसको कैसे बढ़ावा मिले और लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, उसी के और सर के निर्देशन में ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और ये बैठकें होती रहेंगी।
ये था कि हमें थोड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखना था चंपावत डिस्ट्रिक्ट का। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं नेपाल बॉर्डर के साथ, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने गुड्स और सर्विसेज यानी पदार्थ जो है यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो सकता है, चंपावत के भी प्रोडक्ट्स और उत्तराखंड के दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो हम लोग नेपाल एक्सपोर्ट कर सकते हैं या दिल्ली की तरफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुई एसडीएम संगीता कन्नौजिया का उपचार के दौरान निधन हो गया। 26 अप्रैल से एम्स ऋषिकेश में उनका उपचार चल रहा था। गंभीर अवस्था के चलते वे सीसीयू में भर्ती थी। पिछले 4.5 महीने से उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। वहीं लंबे समय तक डायलिसिस पर रहने के चलते गुर्दे सहित उनके शरीर के अन्य अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। संगीता जी जो है हमारे हॉस्पिटल में करीब लगभग 4 महीने पहले अप्रैल में उनका एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर भर्ती हुई थी और उस एक्सीडेंट में उनकी मल्टीपल फ्रैक्चर से सर में भी चोट थी, हेड इंजरी थी और उसकी वजह से जब वो अनकॉन्शियस थी, कोमा में हो चली गई थी और पूरा हाथ पैर उनके काम नहीं कर रहे थे, कोमा में थी। तब से वो यहाँ पर वेंटिलेटर में थी। उनके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, वेंटिलेटर पे रही हैं और उसके उसी क्रम में जो है तब उनका मेंटेनेंस चलता रहा। इसने 4 महीने से बीच में उनको जो है किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था। फिर वो ठीक से हुए, बीच में वो उसका करके हुआ, फिर सेप्सिस हो गया था, वो कंट्रोल हुआ, फिर उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन भी था, वो सब था। तो वो सब चीज़ें चल रही थी उनकी। लालकुआं में शादी की तैयारियों के बीच 8 बच्चे करंट से झुलस गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बताया गया कि बच्चे टेंट के पाइप को छत में चढ़ा रहे थे, तभी एक पाइप मकान के पीछे से गुजर रही रेलवे की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई, जिसके चलते छत में मौजूद आधा दर्जन बच्चे करंट के शिकार हो गए, जबकि मामूली रूप से संपर्क में आए 3 बच्चे स्वस्थ हैं। लोहाघाट में 2 नाबालिगों द्वारा की गई आत्महत्या के बाद मामले में संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति चंपावत के तत्वाधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के काउंसलिंग के साथ संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष सुधीर शाह ने बताया कि युवाओं को अपना लक्ष्य केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से बच्चे तनाव से कैसे बाहर निकले, ये भी बताया गया। के समस्त विद्यालयों में जाकर बच्चों की भावनाओं को समझेंगे, उनकी जिज्ञासाओं को समझेंगे और उन जिज्ञासाओं को सही मार्गदर्शन देते हुए उनका निदान करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि नौनिहाल जो है हमारे कल के जो देश के भविष्य हैं, इनको हम सही प्लेटफॉर्म तक, सही स्थान तक पहुंचाने में सफल सिद्ध हों। छोटे बच्चों द्वारा जो आत्महत्या के प्रकरण सामने आए, इसका संज्ञान लिया गया और कल्याण समिति ने इस घटना के बारे में जब सोचा तो इसके तह में जाने का प्रयास किया और उसके बाद हम लोगों ने आपस में बैठ करके सारे सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग स्कूलों में जा कर के बालकों के दृष्टिकोण में जाने का प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें कि क्या ऐसी समस्याएं बच्चों के सामने इस समय आ रही हैं, विशेषकर से दुष्ट को निकालने कि जिनके कारण बच्चे ऐसा इस तरह से नुकसानदायक कदम उठाने के बाध्य हो रहे हैं। इस कारण से प्रयास किया। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर 2 दिवसीय घाट पर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहाड़ी खाद्य पदार्थों और संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोग पहाड़ी उत्पादों की ओर आकर्षित दिखाई दिए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई। स्वयं सहायता समूह की संचालिका किरण नेगी ने कहा कि लोग पहाड़ी वस्तुओं और खाद्य पदार्थों को
जोर शोर से अपना रहे हैं और सरकार को भी पहाड़ी उत्पादों की ब्रांडिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमारा लोकल पहाड़ी उत्पाद है, ये हमारी दालें हैं, चावल है और जो भी पहाड़ी सामान होता है वो सारी चीज़ें हैं। हम इसे बहुत जगह से कलेक्ट करके और फिर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और ये जो सारा सामान है हम NGO और जो औरतें हैं यहाँ की लोकल उनसे बनवाते हैं और फिर अपना स्टोर में हम लोग ये रखते हैं। पहाड़ी चीज़ों के लिए लोग काफ़ी जागरूक हैं आजकल और हैंडीक्राफ्ट को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। लोगों को पता है इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है लेडीज़ का, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई सृजल परियोजना उत्तराखंड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत जो है नमामि गंगे कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 घाट पर हाट कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जो है हम सभी लोगों ने यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह हैं जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, इनके उत्पादों के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। मसूरी में समस्याओं को लेकर पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली ने शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। शहर में आ रहे बाहरी व्यापारियों की और फेरी वालों पे चर्चा हुई और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार तो कोतवाली है और हमारे प्रभारी निरीक्षक कोहली जी जो हैं वो ड्रग माफिया को, ड्रग के पूरे प्रचलन को, जिस प्रकार से आज ड्रग माफिया का, ड्रग बेचने वालों का, लेने वालों का कार्य बढ़ा है, मात्रा बढ़ी है, उसको एक ज़रूर कहीं ना कहीं एक कड़ी निगरानी करते हुए रोकेंगे और इस रोकथाम से आने वाली जो हमारी पीढ़ी है और मसूरी के जो लोग हैं वो इसका जरूर उनको लाभ मिलेगा और वो स्वस्थ रहेंगे। हमारा जो मुख्य बात हुई है उनसे नशा उन्मूलन पे हुई है, जो आज ड्रग्स का बढ़ रहा है। दूसरा, ट्रैफिक में हम जो सुधार कर सकते हैं वो हमने उन्हें बताया और अभी कुछ और सुझाव करने हैं, जिसमें मैंने टैक्सी यूनियन और ये 2 व्हीलर जो टैक्सी वाले हैं इनसे बात करनी, इनकी ऐसी समस्या हो रही है। तो आज इन लोगों से सुझाव लेने के बाद अब मैं अगली मीटिंग उनके साथ करूँगा, फिर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बरसात के सीजन में जहां यात्रियों की संख्या 2 से 2.5 हजार थी, वहीं बारिश के बाद सितंबर महीने से हर दिन 5 से 7 हजार यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 10,87,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए 2000 घोड़े खच्चर सोनप्रयाग और गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। होटल संचालकों को यात्रा के आखिरी 1.5 माह के लिए काफी बुकिंग मिल रही है। मंदिर पुरोहित ने श्राद्ध पक्ष में यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई है। कालाढूंगी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत विकास खंड कोटाबाग के 56 ग्राम सभाओं में भी इस मुहिम ने तेजी पकड़ ली है, जिसे लेकर समय समय पर महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं ने जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें उन्होंने लोगों से पॉलीथीन का बहिष्कार करने की अपील की है। कोटाबाग में 56 ग्राम पंचायतें हैं और उन 56 ही ग्राम पंचायतों में हम सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको हटाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं सभी ग्राम पंचायतों में और हम खुद कूड़े को उठा करके उसको अन्यत्र शिफ्ट कर रहे हैं। और कल हमने यहाँ कोटाबाग में एक बृहद रैली निकाली थी, जिसमें हमारे स्वयं सहायता समूह थे और व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, व्यापार मंडल के सदस्य थे और पूरा विकासखंड कार्यालय उस पर लगा हुआ था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।